नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी विवेक सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, यूपी पुलिस की या फिर यूपी पेट की आप तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए बेहद खास ये सेशन होने वाला है। हिंदी के 100 प्रश्न हैं एमसीक्यू टाइप में और व्याख्यात्मक हल भी होगा उसका। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है आज का वह है कि भाषा ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। फिर से क्वेश्चन समझिए कि भाषा ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, यह परिभाषा किसने दिया है, किस विद्वान ने दिया है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, बाबूराम सक्सेना, सुकुमार सेन और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। तो जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वह होगा बाबूराम सक्सेना। सही विकल्प क्या है? बाबूराम सक्सेना ही ने भाषा ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, ऐसी बातें उन्होंने कही, ऐसा परिभाषा दिया है बाबूराम सक्सेना। देखिए, भाषा के बारे में कई विद्वानों ने परिभाषा दी है। जैसे बाबूराम सक्सेना ने कहा कि भाषा जो है वो ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, वह भाषा है, ऐसा बाबूराम सक्सेना कहते हैं। और डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री कहते हैं कि भाषा क्या है, तो कहते हैं मनुष्य अपने उच्चारण योग्य अंगों से ध्वनि है वो समष्टि के माध्यम से विचार व्यक्त करता है, वही भाषा है। ठीक है ना, ऐसा मंगलदेव शास्त्री कहते हैं। अब बात यह है कि वास्तव में भाषा है क्या। तो देखिए, भाषा जो है ना वो विचारों की अभिव्यक्ति है। हम अपनी विचार आप तक पहुंचा दे रहे हैं। हमने जो कहा आप समझ जा रहे हैं, हमें पढ़ पा रहे हैं, हमने जो आपको पढ़ाया वो आप जान पा रहे हैं, यही भाषा है। भावों की अभिव्यक्ति भाषा है। हमारी जो भाव है वो आप समझ गए, यही भाषा है। भाषा का सामान्य अर्थ यही है, भावों की अभिव्यक्ति। हम जो कह दिए और आप समझ गए, यही भाषा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत और प्रवर्तक में असंगत कौन है? मतलब देखिए, एक तरफ सिद्धांत है और दूसरे तरफ उसके प्रवर्तक हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वही आपको बताना है। तो रणन सिद्धांत जो है वो प्लेटो का है, ये सही है। ठीक है ना। इतंगित सिद्धांत डॉक्टर राय का है, ये भी सही है। श्रम ध्वनि का सिद्धांत नोयर का है, ये भी सही है। लेकिन सांकेतिक सिद्धांत हेनरी स्वीट का नहीं है, इसलिए एक गलत है। तो आपका सही विकल्प यही होगा। ठीक है ना। सांकेतिक सिद्धांत हेनरी स्वीट का नहीं है। ठीक। यह भाषा की उत्पत्ति पर अनेक जो सिद्धांत दिए हैं, तो जो हेनरी का सिद्धांत है वह है समन्वय का सिद्धांत। हेनरी ने क्या दिया है? समन्वय का सिद्धांत। तो फिर सांकेतिक सिद्धांत किसने दिया है? तो यह रूसो ने दिया है। सांकेतिक सिद्धांत हेनरी स्वीट का नहीं है, यह रूसो से संबंधित है। हेनरी स्वीट ने समन्वय सिद्धांत दिया है, इसलिए राइट विकल्प ऑप्शन नंबर घ था। ठीक है ना। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खास करके ये सेशन यूपी टेट और एस टेट, जो भी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और पेट और यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए सेशन खास करके है। निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता क्या नहीं है? देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, तो आपको एक बात पे हमेशा ध्यान देना है बाबू, कि नहीं शब्द पे एकदम बिल्कुल ध्यान देना है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता क्या नहीं है, तो अब आपको बताना है कि भाषा की क्या विशेषता नहीं होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल। भाषा हम अपने समाज से अर्जित करते हैं। ठीक है ना। भाषा हम कहाँ से सीखते हैं? समाज से। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है, बिल्कुल। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति है। भाषा अस्थायी रूप
होता है। देखिए अस्थाई, भाषा अस्थाई नहीं होता है, भाषा अस्थाई नहीं होता है, भाषा अस्थाई होता है। आज हम यहाँ हैं, यहाँ की थोड़ी बहुत भाषा हमें जानकारी हो रही है, और कहीं हम और चले गए, दूसरे जगह चले गए, तो कुछ भाषा हम वहाँ का अडॉप्ट कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब कहते हैं ना, कहावत है ना कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पे बानी, ऐसा कुछ करके कहावत है ना। कहने का अर्थ है कि भाषा बदलता रहता है, थोड़े दूर पे जाने पे भाषा में परिवर्तन आ जाता है, ठीक ना। तो ये विकल्प सही है, भाषा अस्थाई रूप होता है, यह बात गलत है, इसलिए यह विकल्प सही है। क्योंकि पूछ रहा है ना क्या सही नहीं है, तो यही भैया सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सेशन पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। देखिए भाषा की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, यह समय और समाज और उपयोग के अनुसार बदलती रहती है, इसका स्थायी रूप कभी नहीं होता। बाकी 3 विशेषताएं भाषा की सही विशेषता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। भाषा के विकास के कितने चरण माने गए हैं? भाषा के विकास के कितने चरण माने गए हैं? तो देखिए भाषा विकास के 4 चरण माने गए हैं। कितने चरण? 4। भाषा का विकास जब होता है उसके 4 स्टेप हैं, 4 चरण है। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 4। देखिए वो 4 विकल्प कौन कौन से हैं और 4 स्टेप कौन कौन से हैं? तो आंतरिक, भाव और विचारों का निर्माण हम करते हैं, फिर वाचिक, उसको ध्वनि रूप में अभिव्यक्त करते हैं, फिर लिपिक, लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं, फिर यांत्रिक, मशीन तकनीक के माध्यम से जैसे प्रिंटिंग, डिजिटली आदि हम उसको करते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले, अच्छा जब आप पढ़ेंगे सीडीपी पढ़ेंगे उसमें बताया गया है कि पहले श्रवणम, फिर वाचनम, फिर पठनम, फिर लेखनम। पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। ये आप सीडीपी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सही विकल्प आपका था ऑप्शन नंबर ग, यानी 4 भाषा के स्टेप हैं सीखने के। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विश्व में कितने भाषा परिवार माने हैं? भाषा परिवार, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी किस भाषा परिवार का है बताइए? चलिए बताइए, आपकी हिंदी, हिंदी भाषा भी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी, हिंदी की कौन सी लिपि है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। यहाँ पे देखिए भोलानाथ तिवारी ने, भोलानाथ तिवारी ने कितने भाषा परिवार माने हैं? तो भाषा परिवार माने हैं 13। ऑप्शन नंबर ख सही है। कितने माने हैं? 13। देखिए भाषा परिवार क्या है? एक ही स्रोत से उत्पन्न भाषाओं का समूह ही भाषा परिवार कहलाता है। भोलानाथ तिवारी और हुम्बोल्ट ने 13 भाषा परिवार माने हैं, और कुछ विद्वान अलग अलग अपना 18 भी मानते हैं, ठीक है ना। तो बाकी भोलानाथ तिवारी ने कितना माना है? 13। कालक्रम की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? कालक्रम के अनुसार, कालक्रम की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषा जो है उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको बताना है। देखिए राइट विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कालक्रम की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में। आइए व्याख्यात्मक हल में इसको हम देखते हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा जो 500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक। ये 3, पहले प्राचीन आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर आधुनिक आर्य भाषा, ये 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। लिपि की परिभाषा किसने दी है? मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह लिए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, इस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ये बात किसने कहा है? फिर से क्वेश्चन देखिए, लिपि की परिभाषा किसने दी है कि मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह लिए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं और जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ऐसी परिभाषा लिपि के लिए किसने दिया है? क्या कमता प्रसाद गुरु ने, या फिर भोलानाथ तिवारी ने, फिर आचार्य
किशोरी दास वाजपेयी हैं या फिर उदय नारायण तिवारी हैं? सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प बताइए। हाँ, अगर भाई पानी वानी पीना हो तो पी लीजिएगा, सेशन लंबा चलने वाला है, ठीक है ना। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी समझ में आएगा। उछल कूद करिएगा, पढ़ाई नहीं होगा, आना कोई रिजल्ट आपको मिलेगा, पता चलेगा उछल कूद में ही समय गंवा दीजिएगा आप। जीवन में कुछ पाना है बाबू तो कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जीवन में कुछ पाने के लिए खोना नहीं है, करना है, करिए, मेहनत करिए। बताइए सही विकल्प जो आपका होगा वह होगा कामता प्रसाद गुरु। सही विकल्प क्या होगा? कामता प्रसाद गुरु। आइए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, कामता प्रसाद गुरु ने लिपि की परिभाषा दिया है और लिपि की परिभाषा में स्पष्ट किया है कि ध्वनियों के लिए बनाए गए जो संकेत हैं, ठीक है ना, ध्वनियों के लिए बनाए गए संकेत को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण और उनके लिखित रूप जो हैं उनको ही हम लिपि कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा है कि ध्वनियों के लिए बनाए गए संकेत को वर्ण और उनके लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ये बात कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। किसके संदर्भ में? लिपि की परिभाषा के संदर्भ में। बात क्लियर है ना। वर्ण के बारे में क्या कहा है कि ध्वनियों के लिए बनाए गए जो संकेत हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, और अगर उनको हम लिख देते हैं तो उसी को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, सेशन आपको कैसा लग रहा है? चलिए, सेशन पसंद आए तो लाइक भी करते रहना है, वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक है। आपको पढ़ाते पढ़ाते देखिए हम थोड़ा पानी पी लें। चलिए देखिए, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, लिपि के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। चारों विकल्प में आपको बताना है कि लिपि के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। देखिए, सही क्रम होगा, सबसे पहले आता है चित्रलिपि, ठीक, फिर आता है प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि और फिर ध्वनि लिपि। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट है। पहले चित्रलिपि, लिपि के विकास का जो क्रम है वह है, पहले आया चित्रलिपि, फिर आया प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि, ठीक है ना। देखिए, लिपि का विकास चित्र से आरंभ हुआ और ध्वनि तक पहुंचा। क्रम से लिपि यानी चित्रों से अर्थ को हम समझते थे, चित्र देख करके अर्थ समझ गए। फिर प्रतीक लिपि, प्रतीकों का प्रयोग हुआ। फिर भाव लिपि, भावों के संकेत से हम समझ रहे थे। फिर आया ध्वनि लिपि जो ध्वनि आधारित लेखन पे हो गया निर्भर, ठीक है। तो राइट विकल्प ग था। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, यह अब आपको बताना है। चलिए बताइए राइट विकल्प यहाँ क्या होगा। देखिए, जो सही विकल्प है ना वह होगा ऑप्शन नंबर ख, पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर कुटिल, फिर देवनागरी। देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है? पहले हुआ ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और फिर देवनागरी लिपि, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। देवनागरी लिपि का विकास क्रम हुआ, पहले ब्राह्मी यानी प्राचीन, फिर गुप्त, फिर कुटिल, फिर देवनागरी लिपि। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? ये आपको बताना है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं। देखिए, आप कुछ अपने से भी आंसर बताते रहिए, ठीक है ना। हिंदी के अंतर्गत कुल 5 उपभाषाएं आती हैं। कितनी भाई? 5। हिंदी के अंतर्गत कुल 5 उपभाषाएं आती हैं। क्रम से उनका नाम भी देख लीजिए आप यहाँ विस्तार से। उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पहले तो हिंदी की 5 प्रमुख उपभाषाएं हैं, वह है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी में अवधी और बघेली, और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एग्जाम में वीवीआईपी है एकदम, बहुत आपको सतर्क से होकर के इसको पढ़ना है, समझना है, याद करना है,
कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना भी है। हम आपके सामने नहीं है तो क्या है, कमेंट बॉक्स है। डिजिटल इंडिया ने बहुत तेज़ी से शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया। अब अभी के समय में कोई ये नहीं कह सकता कि हम पढ़ नहीं पाए पैसे की वजह से। एक कक्षा आपको बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है और आगे भी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा और ना मांगा जाएगा कभी। ना आज मांगा जा रहा है, ना आगे मांगा जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से ओकार यानी ओ ध्वनि बोलने वाली बोली कौन सी है? ऐसी कौन सी बोली है जिसमें ओ की ध्वनि आती है? ओकार की ध्वनि यानी ओ की ध्वनि आती है, बताइए। इसमें देखिए, इसमें ओ की ध्वनि आने वाली जो भाषा है वह है आपकी ब्रज भाषा। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क यानी ब्रज भाषा। जब भी हम ब्रज भाषा बोलते हैं तो उसमें ओकार की ध्वनि आती है, यानी ओकार ओ की ध्वनि हमें सुनाई देती है। जैसे तुम को हम, जब तुम बोलना होता है तो तुम को हम तुम ना कह करके तोम बोलते हैं। ठीक है ना, तुम को तुम ना बोल करके क्या बोलते हैं, तोम। देखिए, ओकार बोलने वाली बोलियाँ एक क्रम से ब्रज भी हैं, बुंदेली भी हैं और कनौजी हैं। ब्रज भाषा में जैसे ब्रज भाषा बोलना होता है तो तुम को हम तोम कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अवधी भोजपुरी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है ना। भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? अब आपको बताना है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो भाई बहुत मुश्किल है फिर आपका एग्जाम क्लियर होना। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है ना। सवाल पूछा जाता है वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था। भाषा का मूल तत्व ध्वनि है। लिखित रूप में ध्वनि का संकेत वर्ण कहलाता है और यह सबसे छोटी इकाई है। यह सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहले होता है वर्ण, ठीक है ना। वर्णों को जब हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है शब्द। वर्णों को जोड़ने पे क्या बनता है, शब्द। जैसे अभी लिखना है क म आ ल, ये क्या है, वर्ण है। लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा क मल ल, कमल, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण मिला के बनता है शब्द। शब्द जब मिलता है तो बनता है वाक्य। शब्द मिलने पे क्या बनता है बाबू, वाक्य। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जिससे अर्थ भी क्लियर हो जाए और छोटा स्तर भी हो? तो वह है भाई शब्द। वह क्या है, शब्द। शब्द ही सबसे छोटा है, जो वर्णों से मिलके बनता है, जिससे हमें अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा और भाषा में वो छोटा स्तर भी है, ठीक है ना। चलिए, शब्द ही अर्थ का वाहक है। शब्द ही अर्थ का क्या है, वाहक है। ध्वनि और वर्ण का अर्थ नहीं होता। जैसे हमने लिखा क, हमने लिखा ग, तो इसका कोई अर्थ है जी, नहीं है। हमने लिखा म, ये वर्ण है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, म लिखने से अर्थ नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन शब्द बनने पर अर्थ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जब उसी वर्णों को हम जोड़ के शब्द बना देते हैं तो शब्द से अर्थ क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। भाषा की पूर्ण इकाई कौन सी है? पद, शब्द, वाक्यांश या फिर वाक्य? तो भाषा की पूर्ण इकाई जो है वह वाक्य है। वह क्या है, वाक्य, जो किससे मिलके बनता है, शब्दों से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, शब्दों से। कोई दिक्कत? चलिए, वाक्य ही विचार की संपूर्ण अभिव्यक्ति करता है। शब्द या पद अकेले विचार पूर्ण नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु फेफड़े से उठकर बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है भैया उसे स्वर कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। स्वतंत्र स्वरः, स्वतंत्र स्वरः, जो स्वतंत्र रूप से। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हवा फेफड़े से होते हुए, श्वास नली से होते हुए बाहर आती है
और जो निर्बाध रूप से बाहर निकल जाए वो है स्वर। आज इसमें स्वर की सहायता ले ली जाए वो है व्यंजन। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। मुंह में जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? मुंह में जिह्वा की स्थिति के आधार पर यानी उच्चारण की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? बताइए। मुंह में जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो देखिए, स्वर के 3 भेद होते हैं। अग्रभाग से, जिह्वा के अग्रभाग से उच्चारण होता है, एक मध्य भाग से उच्चारण होता है, एक पश्चात यानी पीछे भाग से उच्चारित होता है जिह्वा के। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और आप यहाँ मुझे बताइए कि उच्चारण के आधार पर जो उच्चारण स्थान है वो कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण स्थान, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उच्चारण स्थान कितने भागों में बांटा गया है? आगे बढ़िए। देखिए, जिह्वा की स्थिति से स्वर जो है वो अग्र स्वर ई है, मध्य स्वर अ है और पश्चात स्वर आ उ है। ठीक है ना? आगे बढ़िए। ओष्ठाकृति यानी ओठों के आकार के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, स्वरों के ओष्ठाकृति के आधार पे स्वर 2 प्रकार के बांटे गए हैं, जैसे उ ओ। जैसे हम कौन ऐसा स्वर बोलते हैं जिसमें ओष्ठ जो होंठ है हमारा उसकी आकृति बनती है। तो आप बोल के देखिएगा, जब हम ओ या ओ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, तो हमारे होंठों की आकृति वृत्ताकार बन जाती है, एक वृत्त के समान बन जाती है। किसकी आकृति? होंठों की, वही पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, वृत्तमुखी में बोलते हैं उ ओ औ और अवृत्तमुखी में बोलते हैं अ आ ई ए ऐ। ठीक है? तो 2 प्रकार के हैं, एक है वृत्तमुखी और एक है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में गोल होंठ हमारा जो है गोला हो जाता है, उ ओ औ। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों के भेद बताएं। देखिए, मुंह के खुलने के आधार पर स्वर के भेद आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले सामान्य बातें आप जान लीजिए। देखिए, जब भी हम कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो उसे हम प्रयत्न कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? प्रयत्न। और यह प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है अभ्यांतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। देखिए, लिखने में थोड़ा हमें समस्या हो रही है क्योंकि हम अभी आपको टेम्परेरी पढ़ा रहे हैं, हमारे पास लिखने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हमें हो रहा है और आपको भी समझने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो आप ज़रूर सुनिए। मोबाइल को जो है स्पीड को थोड़ा कम करिए और उसे अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के, एक अभ्यांतर और एक बाह्य। बाह्य प्रयत्न जो है बाह्य प्रयत्न 5 प्रकार के हैं और अभ्यांतर प्रयत्न 11 प्रकार के हैं। ठीक है ना? सॉरी, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के। देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्रयत्न 2 प्रकार के, एक हैं बाह्य, ठीक है ना, एक हैं बाह्य और एक हैं आभ्यंतर। तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं और आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के? 5। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के? 11। अच्छा, प्रयत्न क्या है? जब भी हम बोलने का प्रयास करते हैं तो कुछ वर्ण को बोलने में हमें भीतर से, ठीक है ना, आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर से हमें ऊर्जा लगाना पड़ता है, भीतर से ताकत लगाना पड़ता है, और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने में सहजता से बाहर आ जाता है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है ना? आइए, हाँ, तो यहाँ एक प्रश्न का उत्तर है 4। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भेद में बांटा गया है? तो 4 वो 4 हैं आपके समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्ध विवृत। ठीक है ना? समृत का मतलब होता है मुंह कम खुला हुआ। जैसे ई ऊ बोलते हैं तो हमारा मुंह कम खुलता है।
ठीक है ना। हाँ, और अर्ध समृद्ध का मतलब होता है आधा मुंह खुला रहता है, आधा बंद रहता है। ठीक है, जैसे ए ओ। समृद्ध का मतलब हुआ लगभग मुंह बंद रहता है, ई उ। लेकिन अर्ध समृद्ध का मतलब होता है आधा मुंह खुला हुआ। विपरीत का मतलब होता है पूरा मुंह खुला हुआ, जैसे आ। और अर्ध विपरीत का मतलब होता है आधा मुंह खुला हुआ, जैसे अ ए औ। ठीक है, चलिए। उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वह बांटा गया है 6 भागों में। कितने भागों में? 6। वो हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ और नासिका। ठीक है ना। वह हैं कंठ, तालु, होंठ, मूर्धा। हाँ, कंठ, तालव्य और कंठोष्ठ। यहाँ कितने प्रकार से बांटा गया है? 6। कंठ, तालु, ठीक है ना, कंठ, तालु, होंठ, मूर्धा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले 6 भागों में बांटा गया है। वो है पहले कंठ, तालु, मूर्धा, फिर दंत, फिर होंठ, फिर नासिका। ठीक है ना। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 6 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर होंठ, फिर नासिका। ठीक है ना। देखिए, जब भी हम कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो हवा हमारे श्वास नली से होते हुए जिह्वा से टकराते हुए बाहर निकलती है। आगे हम समझाएंगे, अगर टॉपिक आ गया तो आगे हम बताएंगे आपको विस्तार से। फिलहाल उसका सही विकल्प था ऑप्शन नंबर घ, छौ। ठीक है ना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुंह में या स्वर यंत्र में रुककर विस्फोट के साथ निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुंह में या स्वर यंत्र में रुककर, मतलब स्वर की सहायता से निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, उसको हम व्यंजन कहते हैं, जो स्वर की सहायता से निकलती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? यानी निम्न में से स्पर्श व्यंजन किसे कहा गया है, वह आपको बताना है। स्पर्श व्यंजन किसे कहा गया है वह पूछ रहा है, तो आपको बताना है। देखिए, स्पर्श व्यंजन यहाँ जान लीजिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी है भाई? 25। क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। यानी क वर्ग में 5 अक्षर, क ख ग घ ङ, च वर्ग में 5 अक्षर, च छ ज झ ञ, ऐसे ही टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 5 गुणे 5 बराबर कितना? 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अच्छा, स्पर्श व्यंजन का नाम स्पर्श व्यंजन ही क्यों है? तो देखिए भाई, जब हम बोलते हैं ना, तो हमारा जीभ मुंह के भीतर कहीं ना कहीं किसी स्थान को छूता है, स्पर्श करता है। छूने को ही स्पर्श कहते हैं। वो छूता है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी है? 25 है। और कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर के म तक। संस्कृत में कहा जाता है कादयो मावसानाम स्पर्शः, यानी क से लेकर के म तक के वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है। अच्छा, ये जो दिया है य र ल व, ये है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है जैसे भीतर से ताकत लगे बोलने में, जैसे य, र, ल, व। जब आप बोलेंगे ना, तो अंदर से, भीतर से ताकत लगेगा बोलने में, इसलिए इसका नाम है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद दिया है श, स, श, ह। ये है ऊष्म व्यंजन। इसका नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को बोलने में सबसे ज़्यादा ऊष्मा यानी गर्म हवा हमारे मुंह से बाहर निकलता है। ऐसे वर्णों को बोलने में जो है 4 वर्ण जो हैं श, श, स, ह, इसको बोलने में मुंह से सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक गर्म हवा निकलता है।
इसीलिए इसका नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने होता है उष्मा, उष्मा माने गर्म हवा। और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 4। और अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। तो यहाँ राइट विकल्प जो है आपका ऑप्शन नंबर क है। कोई दिक्कत? चलिए, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हाँ, तो अभी देखिए मैंने आपको बताया ना, श श श ह ये सभी क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का मतलब होता है गर्म हवा। मतलब श स श ह को बोलने में सबसे अधिक मुंह से गर्म हवा निकलता है। यकीन ना हो तो हाथ को आप मुंह के पास ले जाइए और बोलिए स श, अरे नहीं, मेरे साथ बोलो भाई, स श स और ह। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सबसे अधिक आपके मुंह से गर्म हवा निकल रहा है इनको बोलने में, इसलिए इनको कौन सा वर्ण कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। निम्न में से उच्छिप्त यानी मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं वो बताना है। देखिए, उच्छिप्त व्यंजन उसे कहते हैं जिसको बोलने में जीभ को मोड़ना पड़े और मूर्धा तक ले जाना पड़े, यानी जीभ के ऊपर वाला जहाँ ट बोलने पे टनकता है, जीभ लड़ता है, उसको मूर्धा कहते हैं। उस स्थान को तक जाए जीभ मुड़ के, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, और वह है ग और ढ। ठीक है ना? चलिए, निम्न में से लुठित व्यंजन कौन सा है? निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है वो आपको बताना है। य र ल व 4 विकल्प आपके सामने है। निम्न में से लुंठित व्यंजन, तो यह है आपका र जो है वो लुंठित व्यंजन है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। र का उच्चारण लुंठित ढंग से यानी जीभ की हल्की स्पर्श गति से होता है, जैसे बोलने में हल्का जीभ स्पर्श करता है, इसलिए इसे लुंठित व्यंजन कहा गया है। निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहा गया है? तो अर्ध स्वर है वह है य और व। य और व ये अर्ध स्वर हैं। आगे बढ़ें, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ठीक है ना? निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, पार्श्विक व्यंजन जो है वह है ल। ठीक है ना? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। ल के उच्चारण में वायु जीभ के किनारे से निकलती है। ल के उच्चारण में जो हवा है वो जीभ के कहाँ? किनारे से, कगरी से, साइड से निकलती है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें। निम्न में से काकल्य या अभिलज्ज वर्ण कौन से हैं? तो वह है आपके ह और विसर्ग। ह और विसर्ग काकल्य या अभिलज्ज वर्ण है। ठीक है ना? देखिए, ह और विसर्ग को काकल्य या अभिलज्ज माना जाता है क्योंकि ये विशेष ध्वनि में आते हैं। किस में आते हैं? विशेष ध्वनि में। अब आपको बताना है, निम्न में से नासिक यानी नासिका व्यंजन कौन से हैं? मतलब ऐसा व्यंजन जिसको बोलने में नाक से उच्चारण हो, नासिका से ध्वनि निकले, ऐसे वर्ण कौन से हैं? तो वह हैं य, ग, ञ, ड़, न, म। यानी हर वर्ग का अंतिम वर्ण। क वर्ग का अंतिम अंग, च वर्ग का अंतिम य, ट वर्ग का अंतिम ड़, त वर्ग का अंतिम न और प वर्ग का अंतिम म। और इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्या होता है भैया? नासिका। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ध्यान रखिएगा, नासिका होता है। आगे बढ़ा जाए। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है, मतलब सही नहीं है, वह आपको बताना है। तो इसमें से जो क है वह श और श वो संघर्षहीन है, यानी व्यंजन वर्णों के संबंध में यह विकल्प गलत है। ठीक है ना? गलत पूछा है आपसे, सही पे टिक मत मारिएगा। श और श संघर्षी, ठीक है ना? संघर्षी यानी संघर्षी हैं, संघर्षहीन नहीं है। संघर्षी हैं, संघर्षहीन नहीं है। किस किस विकल्प में सही संधि विच्छेद हुआ है? अब आपको सही संधि विच्छेद बताना है कि सही संधि विच्छेद किस में हुआ है। तो देखिए, सही संधि विच्छेद आत्मा प्लस अवलोकन का हुआ है, तो राइट विकल्प आपका क है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद
अशुद्ध है यानी गलत है। तो अशुद्ध उप प्लस कार, उपकार, महत प्लस आत्मा, महात्मा। हाँ देखिए, एक ग जो है इसका संधि विच्छेद गलत है। षट प्लस रस नहीं होगा, षड प्लस रस होगा, षड प्लस रस। ठीक है, तो ये गलत है। तो सही विकल्प आपका यही है। ठीक है ना। आगे बढ़े। षट प्लस रस होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ देखिए क्या होगा, षट प्लस रस, षट प्लस रस। चलिए, ट और र के मिलने पर ड हो जाता है। ठीक है, आप जानते ही हैं। उद्धरण का गलत संधि विच्छेद कौन सा है? उद्धरण शब्द का गलत संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, तो यह है उद्धरण, एक गलत संधि विच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सही संधि विच्छेद उद प्लस धरण है। उद्धरण गलत है क्योंकि इसमें ध्वन्यात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। दब्यूपरांत का गलत संधि विच्छेद कौन सा है? दब्यूपरांत आपको बताना है कि गलत संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, दबी उपरांत। ठीक है ना, दब्यू प्लस उपरांत। आगे बढ़िए। षड्यंत्र किसका संधि रूप है? षड्यंत्र किसका संधि रूप है वो आपको बताना है। तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया षड प्लस यंत्र बराबर षड्यंत्र, ट को ड हो जाएगा। हम संधि आपको अलग से एक संधि का वीडियो ला देंगे और उसमें बता देंगे हम आपको कि कैसे संधि विच्छेद होता है, क्या होता है, उसको हम पढ़ा देंगे आपको विस्तार से। उत्तरायण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तरायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, उत्तरायण का सही संधि विच्छेद होगा उत्तर प्लस अयन बराबर उत्तरायण। ठीक है ना, बाकी गलत है। आगे बढ़ा जाए। गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो गिरीश का संधि विच्छेद बताइए कि सही कौन सा है। तो गिरीश का संधि विच्छेद होगा, वो होगा गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश। र में ई है, आगे बड़ी ई है, ई और ई मिल गया, समान वर्ण है तो हो जाएगा दीर्घ, और दीर्घ हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। कोई दिक्कत? दीर्घ संधि का यह सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घ। अक के बाद यदि समान वर्ण आए, यानी अ ई उ रिल री के बाद वैसा ही समान वर्ण आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है, दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए, बनाते हुए ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हुआ है। वो यहाँ मिस्टेक ये हुआ है कि इन दोनों में उपसर्ग नहीं है। उपयुक्त, उपयुक्त दोनों में उपसर्ग नहीं है, बाकी विनीत में उपसर्ग है, अनुकूल में उपसर्ग है। देखिए, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, हिंदी में भी उपसर्ग हैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उप माने होता है समीप, उप माने पास, पास में आकर के लग के और किसी भी अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, बाद में नहीं। बाद में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं और पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। चलिए, अधोगति में उपसर्ग कौन सा है? अधोगति में कौन सा उपसर्ग? देखिए, अधोगति में अधः प्लस गति होगा तो अधः उपसर्ग है, अधः प्लस
गति, ठीक है ना, अधोगति। अधः का मतलब नीचे, गमन, गति का मतलब गमन। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधीन में आपको बताना है, तो आप बहुत आसान है, इसमें परा उपसर्ग है। दो दो विकल्प डाला गया है, खैर कोई नहीं, आपको समझना चाहिए। परा उपसर्ग है इसमें। स्वार्थ में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, स्वार्थ में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वार्थ अपने आप में एक शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग के अर्थ को बदल दे। शब्द कैसा हो? सार्थक शब्द हो। आगे बढ़िए। पर सुख में उपसर्ग कौन है? पर सुख में उपसर्ग क्या है? हाँ, तो प परा अप सम नहीं, पर सुख में कोई भी उपसर्ग नहीं है। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे दुर्व्यवहार में दो उपसर्ग है, ठीक है ना, दो उपसर्ग है। निम्न में से किसमें उपसर्ग नहीं है? निम्न में से किसमें उपसर्ग नहीं है? तो अनुभाव में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो राइट विकल्प आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो वह है सभी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। कृपालु में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए यहाँ पे कृत प्रत्यय है, यानी आलू, कृत प्रत्यय है। आगे अल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अल शब्द में है ल प्रत्यय। अल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ल। आगे बढ़िए, रोजगार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रोजगार शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है, बालक में कौन सा प्रत्यय है? तो बालक में भी कोई प्रत्यय नहीं है, एक शब्द है, मूल शब्द है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नारियल में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें भी कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ सही है। फिर देखेंगे समझौता में कौन सा प्रत्यय है? तो समझौता में ता प्रत्यय है, ठीक है ना, तो क सही विकल्प है। अनुभव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अनुभव शब्द में अनुभव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुभव शब्द में अनु उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं, अपूर्व शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अपूर्व शब्द में अ उपसर्ग है। क्या है? अ उपसर्ग है। प्रत्यावर्तन शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो दो हैं। प्रत्यावर्तन शब्द में कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग हैं। कौन कौन से दो उपसर्ग हैं? तो देखिए, एक है प्रति, एक है आ। प्रति और आ में जब आवर्तन शब्द, वर्तन शब्द लग गया तो बना प्रत्यावर्तन। एक है प्रति और एक है आ। निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निराशा शब्द में निर उपसर्ग है, ठीक है ना। कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। आगे बढ़िए, अविश्वास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अविश्वास शब्द में विश्वास के आगे लगा है अ, इसलिए अ उपसर्ग है। प्रतिवेदन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिवेदन शब्द में प्रति उपसर्ग है। आगे बढ़ा जाए, सामान्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सामान्य शब्द में सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन उपसर्ग है। अनादर शब्द में अन उपसर्ग है। आगे बढ़िए, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अप। असामान्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दो उपसर्ग हैं, ठीक है ना, वो हैं अ प्लस सामान्य। अ प्लस सामान्य दो उपसर्ग हैं। अ और सम दो उपसर्ग मिलके असामान्य बना है। एक है अ और एक है सम। अ प्लस सम बराबर असामान्य।
सुपठित में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। चलिए, प्रवृत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वह है अधि। कौन सा उपसर्ग है? अधि। अतुलनीय शब्द में उपसर्ग की संख्या कितनी है? तो यह है 1। ठीक है, अतुलनीय शब्द में अ उपसर्ग है। अ प्लस तुलनीय बराबर अतुलनीय। अपूर्वानुमान, अपूर्वानुमान में कितने उपसर्ग हैं? तो यह हैं आपके 2 उपसर्ग इसमें लगे हैं। अ प्लस पूर्व प्लस अनुमान बराबर अपूर्वानुमान। सत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अन्याय में उपसर्ग कौन सा है? अन्याय में उपसर्ग कौन सा है? तो अन उपसर्ग है। क्या है? अन। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु। कौन सा? अनु। असंगति शब्द में उपसर्ग कितने हैं? तो देखिए, असंगति जो शब्द है ना, इसमें 2 उपसर्ग हैं, एक अ और दूसरा संग। एक तो है भैया अ और दूसरा है संग। 2 उपसर्ग इसमें हैं। अ और सम 2 रूप मिलते हैं। ठीक है ना, तो असंगति बना। अत्यधिक, ठीक है ना, इसमें अति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। आगे बढ़ें। अधिकारिता में कौन सा उपसर्ग कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ता। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? तो मित्रता में भी भैया ता प्रत्यय है। आगे बढ़िए। साधक में कौन सा प्रत्यय है? तो साधक में अक प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? बाद में। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले। गायन में कौन सा प्रत्यय है? तो गायन में अन प्रत्यय है। ठीक है ना। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई में ई प्रत्यय है। पढ़ाई में ई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर क। संचार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आर प्रत्यय है। आगे बढ़ें। शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक प्रत्यय है। शिक्षक शब्द में अक प्रत्यय है। कर्ता शब्द में एक ता प्रत्यय है। कर्ता शब्द में ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है भाई? ता प्रत्यय। आगे बढ़िए। उपकारक शब्द में कितने प्रत्यय हैं? तो उप प्रत्यय एक, सॉरी प्रत्यय पूछ रहा है तो एक है। उपकारक शब्द में एक प्रत्यय है। ठीक है ना, वह है उप प्लस कार प्लस अक, एकमात्र प्रत्यय है। कृषक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कृषक शब्द में अक प्रत्यय है। कृषक। आगे बढ़ें। धावक में कौन सा प्रत्यय है? तो धावक शब्द में अक प्रत्यय है। उपयोगिता में कितने प्रत्यय हैं? तो उपयोगिता में 2 प्रत्यय हैं। कौन कौन से वो 2 प्रत्यय हैं? तो एक है उपयोग प्लस इत प्लस आ। इसमें इत और आ 2 शब्द मिले हैं तब बना है उपयोगिता, इत और आ। शिक्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो शिक्षण शब्द में अन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? अन। संवादिनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो संवादिनी शब्द में इनी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय भाई? इनी प्रत्यय है। आगे बढ़िए। गृहिणी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गृहिणी शब्द में इनी प्रत्यय है। ठीक है ना, कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय। कथनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो नीय प्रत्यय है, रीय प्रत्यय। ठीक है ना, कौन सा प्रत्यय है? रीय प्रत्यय। आगे बढ़िए। वाचाल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आल प्रत्यय है। वाचाल शब्द में आल प्रत्यय है। आगे लघुता में कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय है। लघुता में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। गुणवत्ता में कौन सा प्रत्यय है? तो गुणवत्ता में 2 प्रत्यय लगे हुए हैं। कितने प्रत्यय हैं? 2। ठीक है ना, गुणवत्ता में 2 प्रत्यय हैं, एक वत और एक ता।
संपन्न शब्द में अन प्रत्यय है। संपन्न शब्द में कौन प्रत्यय है? अन प्रत्यय। ऐसे ही कर्मणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो ड़ीय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ड़ीय प्रत्यय है। आगे है लाभकारी में कौन सा प्रत्यय है? तो कारी प्रत्यय है। ठीक है ना। चलिए, पाठशाला शब्द में कौन सा समास है? अब बताइए। समास के 7-8 प्रश्न हैं, वो आपको बताना है। पाठशाला शब्द में कौन सा समास है? पाठशाला शब्द में आपके तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जिसका प्रथम अक्षर प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना। जिसका दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास होता है। जिसका अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। और जिसमें संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। ठीक है ना। एक कमेंट में हमें बताइएगा, अगर ज़रूरत होगा तो हम आपके लिए समास का भी एक अलग से वीडियो ला देंगे। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो यहाँ राजपुत्र तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। राजा का पुत्र राजपुत्र, जिसमें का के की आ जाए वो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है ना। इस पे हम विस्तार से शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा देंगे एक बार अलग से वीडियो ला करके। नीलकमल में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा समास है भाई? बताइए कौन सा समास? कर्मधारय। नीला कमल, नीलकमल, जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों हो वो कर्मधारय समास होता है। राम और लक्ष्मण, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, रामस्य लक्ष्मणस्य, राम और लक्ष्मण दोनों प्रधान हैं, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास? द्वंद्व। पाणी ग्रहणम में कौन सा समास है? पाणी च ग्रहणम च। बताइए। सॉरी, पाणी च ग्रहणम च नहीं होगा। पाणी ग्रहण में कौन सा समास है? तो यह होगा आपका, ऑप्शन पूरा लाने दीजिए, यह होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। हाथ का ग्रहण, पाणी माने होता है हाथ, ग्रहण माने ग्रहण, इसका संबंध पाणी का हाथ, इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। एकादश में कौन सा समास है? तो यह होगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव। एकह दशह, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। एकादश द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। संख्यावाची समास हमेशा द्विगु समास होते हैं। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो यहाँ है आपका, यहाँ होगा आपका तत्पुरुष समास। प्रथम अक्षर प्रधान अव्ययी भाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। ठीक है ना। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? यह है बहुब्रीहि समास। नीला कंठ है जिसका, वह है नीलकंठ। तो ये हैं भगवान शिव। जहाँ पे विशेषण, ठीक है ना, जहाँ पे कोई पद प्रधान, दोनों पद मिल करके किसी अन्य के बारे में, अन्य की विशेषता बता रहे हों, अन्य का बोध करा रहे हों, वह है बहुब्रीहि समास। जैसे नीलाकंठ, नीलाकंठ वाला, तो नीलाकंठ वाला कौन? भगवान शिव। ठीक है ना। इसीलिए नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जिसका कंठ नीला है यानी भगवान शिव, विशेषण किसी और के लिए, इसलिए बहुब्रीहि समास है। ठीक है ना। किसी और के लिए क्या है? विशेषण है, इसीलिए कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इस तरह से आपके पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सेशन कैसा लगा हो, कहीं आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं कोई आंसर में कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। आपका एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और आगे पढ़ाने को हिम्मत बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।